वक्त है दहाड़ का। बात आज दहाड़ में इस पर होगी कि यमुना सफाई का मुद्दा, जिसे बीजेपी ने चुनावों में जोर शोर के साथ उठाया, अब सरकार बनने के साथ, कैबिनेट एलोकेशन के साथ, सीएम का चेहरा बनने के साथ अब बीजेपी के लिए कितना बड़ा टास्क होगा। पूरी डिटेल्स क्या चर्चा। तो दिल्ली में रेखा सरकार का शपथ ग्रहण शानदार रहा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नेता शामिल हुए। दिल्ली में 27 साल का वनवास खत्म करते हुए बीजेपी एक बार फिर से सत्तासीन हुई है, क्योंकि यमुना सफाई से लेकर तमाम वादों पर जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। ऐसे में सवाल यह कि मोदी की गारंटी पर भरोसा करने वाली जनता की उम्मीदों पर रेखा गुप्ता कितनी खरी उतर पाएंगी। क्या मोदी के विजन पर रेखा गुप्ता मिशन बनाकर काम करेंगी? वैसे जब से रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई है, तब से वो मिशन मोड पर काम कर रही हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण, वहां से निकलकर सीधा राजभवन जाकर कार्यभार संभाला और इसके साथ कैबिनेट की आज ही पहली बैठक भी होनी है, जिसमें यमुना सफाई को लेकर चर्चा होगी। क्योंकि दिल्ली में यमुना प्रदूषण पर सियासत खूब हुई, लेकिन सफाई अभियान के नाम पर सिर्फ क्या तमाशा हुआ। लेकिन लोगों को इस बात का भरोसा है कि बीजेपी अब सत्ता में आ चुकी है। साबरमती रिवर फ्रंट की तरह यमुना का कायाकल्प भी होगा। यमुना का पानी साफ हो जाएगा। लोगों के स्नान करने, पूजा पाठ करने के लिए घाटों का निर्माण किया जाएगा। क्या इस भरोसे पर रेखा गुप्ता की सरकार खरी उतर पाएगी? क्या जिस विजन के साथ सत्ता में सरकार आई, क्या उस विजन को पूरा कर पाएगी बीजेपी सरकार? कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर अपनी कैबिनेट के साथ रेखा गुप्ता इस वक्त पहुंच चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले इस पर आई प्रतिक्रिया, काउंटर रिएक्शंस, और उसके बाद दहाड़ की चर्चा में बढ़ेंगे आगे। तो यही है जो सबसे पहले बेसिक चीजें जो अब तक नहीं मिल पाई। साफ पानी मिले दिल्ली के लोगों को, साफ हवा मिले, साफ यमुना जी मिले। ये सारी वो चीजें हैं जो दिल्ली को अब तक नहीं मिल पाई, और बहुत जल्दी आपको ये सब मिलेगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक तरह परफॉर्म करती है कि नहीं करती, दिल्ली की जनता की समस्याओं का समाधान करती है कि नहीं करती। सिर्फ यमुना पे जाने से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। आइए सवालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल आज चर्चा में जो शामिल रहेगा, मोदी का विजन बनेगा रेखा का मिशन। यमुना के लिए आइडियल साबरमती का मॉडल। कैबिनेट बैठक में यमुना क्लीन पर लगेगी मुहर। दिल्ली में बीजेपी सरकार, बिजली फ्री, पानी साफ मिलेगा। 29 में सब मोदीमय, शक्ति प्रदर्शन से रुझान तय। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ, नरेश कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, देवमोहन सिंह साहब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, परविंदर सेठी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले शिवम त्यागी आपके पास आते हुए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि चलिए सरकार बन गई बीजेपी की, और बीजेपी जो वादे कर चुकी है दिल्ली की जनता से, क्या उनको पूरा करेगी? और यमुना की साफ सफाई का मुद्दा आप लोगों की तरफ से जबरदस्त इलेक्शन कैंपेन के दौरान उठाया गया। तस्वीरें अभी हमने देखी, रेखा गुप्ता अपनी कैबिनेट के साथ पहुंची हैं। सिर्फ इतना समझना चाहती हूं कि यमुना की साफ सफाई, साबरमती रिवर फ्रंट जैसा उसको बनाना कितना बड़ा टास्क मानती है दिल्ली की सरकार अपने लिए? देखिए, बिल्कुल है। इसमें टास्क की जहां तक हम बात करें तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये एक काम है जिस काम को करने में समय लगेगा, जाहिर है। लेकिन इतना जरूर है, ये काम हो सकता है। ये काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहले कर चुके हैं। जहां तक बात साबरमती रिवर फ्रंट की है, वो हम सब ने देखा है। और यमुना को अगर चरणबद्ध तरीके से सफाई करने का एक मिशन किया जाता तो पहली सरकार भी इसको कर सकती थी। लेकिन उन्होंने कभी इसको प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं डाला। हमेशा उस एजेंडा पर रखा कि जनता के लिए बार बार कहो, झूठ बोलो, फिर 5 साल बाद आओ, फिर झूठ बोलो, फिर 5 साल बाद आओ, ये कहो कि 5 साल और दे दो, झूठ अगर साफ ना हो तो वोट मत देना। मैं मानता हूं कि यमुना को सफाई करना एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। दिल्ली जो हिंदुस्तान की कैपिटल है, राजधानी है, दुनिया की तमाम राजधानियां देखिए, उनका स्तर कितना बेहतर होता है। हमारी एक सरकार के तौर पर हमारी जिम्मेदारी भी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहली ही रैली में कहा था कि ये मेरी निजी तौर पर गारंटी है कि मैं आपको यमुना पानी, हवा साफ करके दूंगा, और ये साफ हम करके देंगे। यमुना साफ होगी, दिल्ली वाले लोग उसमें डुबकी लगाएंगे, देश इस बात को देखेगा। कैसे होती है वो भी आपके सामने है। मैं मानता हूं कि अभी 2 दिन 3 दिन पहले से आपने देखा होगा कि जैसे ही जीत के बाद स्थितियां शुरू हुई, तुरंत वहां पर मशीनें लाकर जो है यमुना को सफाई करने का काम जो है शुरू किया गया। 3 चरणों में इस काम को पूरा किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी ये बात की। तो मैं मानता हूं
आशा ही नहीं, विश्वास रखिए, यमुना साफ होकर रहेगी। नहीं, विश्वास तो दिल्ली की जनता कर चुकी, इसीलिए आप लोगों को सत्ता सौंपी है। लेकिन फिर क्या होगा यमुना के किनारे? देखिए, जो यमुना नगर और उसके पास आसपास की सीट्स हैं, वहां पर पहले आम आदमी पार्टी का चुनावों के दौरान दबदबा रहा। इस बार उनकी सीट्स वहां पर बहुत कम आई। आप लोगों पर जनता ने भरोसा जताया, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि किस तरीके से, क्योंकि साफ सफाई जो अभी हो रही है तस्वीरों में हम देख रहे हैं, लेकिन वहां ऐसी बहुत सारी अनाधिकृत बस्तियां हैं। क्या करेंगे? उनको हटा देंगे क्या, जिनका कचरा यमुना में जाता है? ऐसे बहुत सारे सीपेज प्लांट हैं, ऐसे बहुत सारे नाले हैं जिनका पानी सीधे यमुना में गिरता है। और सबसे बड़ी बात, ये तो मल्टी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है शिवम, ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, ये मल्टी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर यमुना को साफ रखना है। बिल्कुल, लेकिन यमुना में अगर खासतौर पर हम बात करें तो वजीरपुर से ओखला के बीच में ही अप्रोक्सीमेटली 28 नाले जाकर गिरते हैं। पहला एजेंडा वहां पर होना चाहिए कि जो एसटीपीज हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, जो प्रॉपर तरीके से काम करते हों, कोई भी अनाधिकृत नाले जो है यमुना में जाकर ना गिरते हों, उनको रोका जाए। उसके लिए एक प्रॉपर प्लान करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से पहले डीसेल्टिंग नहीं हुई है, यमुना जो है जो गहराई में बिल्कुल नहीं रह गई है, उसको लगातार वो जब भी थोड़ा पानी बढ़ता है तो आप देखते हैं कि किस तरीके से वो चारों तरफ फैलता है। डीसेल्टिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है इसका, जिसको करने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि उसको करने के तरीके निकाले जा सकते हैं। देश और दुनिया में नदियां पहले भी साफ हुई हैं और बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि ये कोई एक स्टेट प्रोजेक्ट नहीं है। तो आप चारों तरफ अगर जहां की बात करें तो वहां पर सरकारें भी हमारी हैं, हम उसी तरीके से उसको मेजरमेंट्स लें, चीजें को लेकर आगे जाए, बेहतर करें, वो हमारी प्रायोरिटी है, हमें उसको करना है। अब आप भी देखिए कैसे होता है। मैं मानता हूं कि यार अगले साल जब छठ मनाएं तो बेहतर तरीके से मनाएं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है देवमोहन सिंह, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बताया गया कि हम तो यमुना को साफ कर देंगे। आप लोग कहते हैं कि अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं, 5 साल पहले ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था, लेकिन जितना मुझे याद है उन्होंने शुरुआत से ही यमुना सफाई का मुद्दा उठाया। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह रही क्योंकि यमुना की आप सफाई नहीं कर पाए और बीजेपी ने उसको एक इशू बनाया अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान। ये जनता को भरोसा दिलाया कि आपने जो कहा वो आपने किया नहीं, यमुना की सफाई आप नहीं कर पाए। भले ही इसके लिए ठीकरा आप दूसरे राज्यों पर या फिर एलजी पर या केंद्र सरकार पर फोड़ते रहे हों, लेकिन आज की जो सरकार अब बन चुकी है ये एक्शन मोड में नजर आती है। तस्वीरें हम देख रहे हैं, यमुना आरती का आयोजन हो रहा है, घाटों का सौंदर्यीकरण, उनका कायाकल्प करने का काम शुरू करने की तैयारी हो चुकी है, यमुना सफाई का काम पूरा होने लगा है। तो आप भी ये मानते हैं कि सिर्फ कहने से ज्यादा करना जरूरी है, तभी जनता को भरोसा होगा और उसमें आम आदमी पार्टी लैग कर गई जो शायद बीजेपी की सरकार करके दिखा देगी? नहीं, बिल्कुल। आप जो कह रहे हैं यमुना आरती होने लगी, यमुना आरती काफी पहले से हो रही है। आप कह रहे हैं कि यमुना साफ दिख रही है, साफ हो जाएगी, बिल्कुल अच्छी चीज है, आप करते रहिए। जरूरत पड़े तो हमें भी बुलाइए, हम भी आपका हाथ बटाएंगे, तो साफ करिए। हम यही तो कह रहे हैं कि आपने सरकार बनाया, दिल्ली की जनता ने आप पे भरोसा दिखाया। आप दिल्ली की जनता से जो तो वादा करके आए हैं, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करिए। आज आपने कैबिनेट फॉर्म की है, मुख्यमंत्री ने आज शपथ ली है, जनता के बीच में जाइए। आज जो पहली कैबिनेट में पास होने वाले 15 मैनिफेस्टो के जो 15 पॉइंट्स थे, उनमें से 3 पॉइंट्स मुझे लगता है कि ये अपने वादे के अनुसार कर सकते हैं, तो कर देंगे आज। जिसमें महिलाओं को 2500 रुपए सम्मान राशि वाला था कि वो शुरू में ही दे देंगे। बाकी सिलेंडर वाला था कि 500 रुपए में सिलेंडर्स मिलेंगे और होली और दिवाली पे ये मुफ्त सिलेंडर देंगे। होली अगले महीने है भी, तो वो भी मुझे लगता है कि इस कैबिनेट में शायद वो कर दें या अगली कैबिनेट में कर दें। देखिए, मूलभूत 3 चीजें हैं जो इनको इसी कैबिनेट में करनी, और बिजली का यूनिट 200 से बढ़ा 300 यूनिट करने का। बाकी के वादे जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये इसमें काम करें। दिल्ली की जनता के हितों की जहां भी बात होगी, विपक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी है दिल्ली की जनता ने, हम इनके साथ खड़े रहेंगे, करें दिल्ली की जनता की सेवा। हम तो कहीं से भी मना नहीं करते, इनको करके दिखाना होगा, परफॉर्म करना होगा। देखिए, हमने भी काम किया, हमने बहुत सारे एसटीपी बनाए, कच्ची कॉलोनियों का डायरेक्ट पानी डायरेक्ट सीवर नालों के थ्रू यमुना नदी में मिल जाता था। तो हमने एसटीपी लगा के साफ करके मिलाने का काम किया। हाँ, पूरा काम नहीं हो पाया, इसकी वजह से हमने माफी भी मांगी कि हम अपना पूरा काम नहीं कर पाए अपना को साफ करने का। दिल्ली की जनता ने जिम्मेदारी दी साफ कर।
हमें तो जिम्मेदारी नहीं है, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। हमें नहीं, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि इनको जरूरत पड़े तो आपको भी बुला लें, आप भी उसमें हाथ बटाएंगे। तो एक तो बड़ा मौका और आपको बड़ा समय मिला था ना, एक लंबा समय। मैं यही समझना चाह रही हूँ भाई, आप लोग तो ये समझ गए होंगे ना देवमोहन साहब की समस्या कहाँ थी, क्यों यमुना की सफाई आप लोग नहीं कर पाए बार बार आपको मौका मिलने के बाद। तो बता दीजिए इनको, अपना एक्सपीरियंस साझा कर लीजिए भाई, ये समस्या ये पॉइंट्स है, इन पर काम कर लीजिए। पूर्णिमा जी, वही वो तो हम तैयार ही बैठे हुए हैं। हमारी तो पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इनको कहा कि दिल्ली की सेवा में जो भी जरूरत है हम तैयार हैं साथ देने को, हम तैयार हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, आप कह रही है कि आप लोगों को इतना मौका मिला, आपने क्यों नहीं किया। मैंने अभी बताया चैनल पे, और केजरीवाल जी ने भी बताया, हम उस काम को पूरा नहीं कर पाए। तमाम हिंड्रेंस आए, 2 साल कोविड का काल रहा जिसमें हम बहुत सारी चीजें स्लो डाउन हो गई। उसके बाद मतलब आप इसको एक्सक्यूज बोलेंगे, लेकिन हम बता रहे हैं कि हम पूरा काम नहीं, हम आधा कर पाए। ऐसा कि हम बैठे हुए थे, हम पता करिए, हम चीजें कर भी रहे। ठीक है, नहीं हो पाया पूरा, दिल्ली की जनता ने अपना पोजीशन में बिठा दिया। अब इनको आया है सत्ता में, ये काम कुछ करवाए तो साथ। लेकिन मैं इसको कुछ इस तरीके से देखती हूँ शिवम, कि थाली में सामने खाना रखा है और फिर वो खाना चला जाए तो आप कहें कि अरे मैंने तो थाली को हाथ में ही रखा था, खाना रखा था, मुझे भूख भी लगी, लेकिन कोई खाना अब लेकर चला गया। अरे आप ही के सामने थाली, उसी में सारे के सारे व्यंजन, आप ही के सामने कोई उसे लेकर आए। इनको तो खामियाजा सरकार लूज करके वहां भुगतना पड़ा इसके लिए भाई। देखिए, नियत होने की बात होती है। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या सरकार में 2013 में जब पहली बार ये आए, जो आधी अधूरी सरकार थी, क्या उस मैनिफेस्टो में नहीं था? क्या 2015 के मैनिफेस्टो में नहीं था? क्या 2020 के मैनिफेस्टो में नहीं था? लगातार था। पत्रकारों ने सवाल भी पूछे, क्या केजरीवाल जी आपने कहा था 2015 में आप जो है यमुना साफ करें? कहते नहीं 15 में नहीं कहा था, मैंने 20 में कहा था, 20 में नहीं कहा था, 25 में कहा था। आप अगर टोपी ट्रांसफर करते रहते हैं और सोचते हैं कि जनता को नहीं समझ में आता, तो ठीक है, अच्छी बात है, जनता जवाब दे देती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको याद होगी, ये एक पॉडकास्ट में जब अरविंद केजरीवाल जी से पूछा गया कि आप अगर यमुना साफ कर देते, थोड़ा जहां सड़कों का हाल ठीक कर देते, तो नैरेटिवली आप ये वॉर जीत जाते, या फिर कहीं ना कहीं जनता को ये लगता कि आपने अपने वादों को डिलीवर किया है। मैं वर्बैटम अरविंद केजरीवाल को कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं, इतना तो अब मुझे राजनीति आ गई है, यमुना साफ करने से वोट नहीं मिलेंगे। ठीक है, मत करिए यमुना साफ, नहीं मिलेंगे वोट, ठीक है, देख लिया आपने। आपका इंटेंट भी होना चाहिए। आप काम करने के नाम पर, अब चुनाव नहीं रहा और मुझे लगता है कि मैं क्या ही उनसे सवाल पूछूं, सरकार हमारी आ गई है और शपथ भी हो गई है, लेकिन इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं यमुना को लेकर एक उदासीनता उनमें जो थी वो ये कि उन्हें यमुना साफ नहीं करनी थी। वरना आप मुझे एक चीज बताइए, 5 साल या 10 साल खासतौर पर अगर मैं लेंदी तौर पर लूं, क्या प्लान आपने किया, क्या काम आपने किया? 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, इनका डिपार्टमेंट कहता है यमुना की सफाई में। आप मुझे बताइए, 7 रुपए की कोई एक सीढ़ी आपको कहीं नजर आती हो? छोड़ दीजिए, चलिए इस बात को दूसरे तरीके से इसको करते हैं। पूर्णिमा जी, दिल्ली में खास तौर पर छठ मनाई जाती है, हर साल मनती है। हर साल दिल्ली की सभी जो माताएं बहनें हैं वो उस झाग वाले पानी में जाकर खड़ी होती हैं और वहां पर छठ मनाती हैं। इतना बुरा हाल होता है पानी का जिसकी कोई स्थिति नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता है, लेकिन सत्य तो यह है कि आप 3 से 4 दिन के लिए एक छोटे से घाट जितनी जगह भी रिस्टोर नहीं कर पाते हो कि कम से कम उतना सा हिस्सा तो साफ कर दो। तो ये प्रैक्टिकल बात है। प्रायोरिटी में नहीं थी यमुना, इसलिए यमुना साफ नहीं हुई। ठीक है, देवमोहन साहब कुछ यमुना के नाम पर पैसे खाने थे, वो खा लिए 7,000 करोड़ रुपए। अब उसका हिसाब किताब सामने आएगा, वो पता चल जाएगा कहाँ गए पैसे। देवमोहन साहब जोड़ना चाहेंगे कुछ? बिल्कुल बोलना चाहूंगा, किसने कहाँ पैसे खाए हैं, क्यों खाए हैं, तो देखिए हमसे तो चेक एंड बैलेंस था, हमेशा जांच एजेंसी ने जांच किया, लेकिन सीपीसीबी की रिपोर्ट जो आई है कि गंगा नदी कितना पैसा खर्च किया और 56 करोड़ लोगों को मलमूत्र वाले बैक्टीरिया में नहला दिया, वो भी तो आपके सामने है। देखिए, उस पर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। काम जनता ने जो देना था वो हमें दे दिया। अब आप सरकार बनाइए, आप तो शुरू करिए ना भाई, साफ करिए। हम तो चाहते हैं गंगा मैया साफ हो, करिए, कर रहे हैं। हम लोग साथ में ही हैं। आज जैसे गंगा नदी साफ किया, आपने देखा, देख रही है कुंभ में 56 करोड़ लोगों को किस पानी में डुबकी लगाई है, आपने लगवाई है, देख रही है। उसकी भी रिपोर्ट आपके सामने है पूर्णिमा जी। नहीं, वो रिपोर्ट भी है, लेकिन क्योंकि आप फिर जब जिक्र करते हैं तो फिर जाकी रहन भावना जैसी वही वाली बात रिपोर्ट है नहीं, रिपोर्ट है नहीं।
रिपोर्ट है नहीं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, JNIT ने लेकर अभी राज्य से, सरकार से बात की है, जिस डेटा को उन्होंने आउट किया है उस पर बात की जा रही है। मैं कहता हूं वो गलत है। वहां पर तो 55 करोड़ नहा चुके। कितना दिल्ली राज्य का डेंसिटी क्या है, कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग छठ मनाते हैं भाई, बताइए आप मुझे। मैं बहस नहीं करना चाहता, आज ही सरकार बनी है, जाहिर है कुछ दिनों बाद आपको अपने आप ही दिखाई दे जाएगा। लेकिन आप देखिए ना, आप मुझे कोई एक तस्वीर दिखा दीजिए पिछले 10 साल में कि आप लोगों को ढंग से छठ भी मनवा पाए हो। नहीं मनवा पाए। और जिसकी आप बात कर रहे हैं वहां 55 करोड़ लोग स्नान करके आ चुके हैं और पूरा देश और दुनिया के लोग नहा कर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कोविड के बाद से छठ मनाने की परमिशन नहीं दी गई, नहीं तो कोविड से पहले सब लोग नदी में ही छठ मनाते थे। आपको शायद आइडिया नहीं है। और पानी इतना साफ होता था कि मैं एक बार गया तो मेरा तो चेहरा दिख रहा था आर पार उस पानी में। गजब बात करते हो भाई। अरे छठ मनाने का परमिशन देने के लिए सफाई भी तो होनी चाहिए। दिख रहा था तो आचमन भी कर लेते थोड़ा, सही बोलने लगते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखा नहीं आपने? आप लोगों ने उस बीच में पूरे चुनाव के समय बड़े चैलेंजेस दिए थे सर। हरियाणा से जहरीला हो जाता है पानी, ये हो जाता है, वो हो जाता है, फिर उसका ठीक से आप जवाब भी नहीं दे पाए। उसको लेकर पूछा गया कि भाई बताइए कहां पर आपको क्या मिला, कौन सी लोकेशन है, कौन सा प्रिसाइसली वो एरिया है, उसको लेकर आप पर्टिकुलर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चलते रहे ना सर पूरे चुनाव के दौरान। नरेश कुमार साहब, आपके पास आते हुए, ये कितना इंपॉर्टेंट आप मानते हैं यमुना का सफाई होना? और ये मैं इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि दिल्ली की जनता और यहाँ की सियासत बहुत अलग है बाकी राज्यों से। यहाँ पर हमने देखा है कि काम के बूते यहाँ पर पार्टी को बैठाया जाता है किसी सत्ता के लिए, किसी कुर्सी के लिए। और शीला दीक्षित के समय हर कोई याद करता है कि किस तरीके से दिल्ली बदली, किस तरीके से दिल्ली में काम हुआ। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता एक्चुअली में अगर किसी के खाके में खुद को और काम के लिहाज से फिट करने की कोशिश करनी चाहिए उनको, तो शीला दीक्षित के हिसाब से करनी चाहिए। लेकिन यमुना सफाई का जो मुद्दा है और जिस तरीके से बीजेपी एक्शन मोड में है, क्या हम इसको पॉजिटिवली देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं कि भाई पहले ही दिन विद इन आवर्स आप इस काम में जुट गए जिसके लिए आपने वादा किया था इलेक्शन में? देखिए पूर्णिमा जी, मैं आपसे दो बातें जरूर कहूंगा। मैंने दोनों प्रवक्ताओं को सुना है और आपको भी सुन रहा हूं। ये पहले दिन से ही नौटंकी स्टार्ट हो गई, मैं इसको यूं कह सकता हूं। और आप रेखा गुप्ता का जिक्र कर रहे थे और उसका कंपैरिजन शीला दीक्षित जी से कर रहे थे। तो पहले तो इनको रेखा गुप्ता के जो ट्वीट हैं उनकी सफाई करनी चाहिए। जिस तरीके के ट्वीट उन्होंने किए हुए हैं, जिसके बारे में मैं नहीं कह रहा, आज पूरा देश देख रहा है। और रही दूसरी बात, हम स्वागत करते हैं कि यमुना माह का जो सफाई का इन्होंने एक प्राथमिकता पे लिया है और हमें उम्मीद है कि इसकी सफाई होगी, इसके ऊपर राजनीति नहीं होगी। क्योंकि मुझे याद आ रहा है जून 2014 जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे तो उन्होंने भी एक ऐसी ही घोषणा की थी, नमामि गंगा। क्योंकि सीएम भाई को तो शायद नहीं मालूम का नमामि का मतलब क्या होता है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। और 22,500 करोड़ का उसके ऊपर बजट का प्रावधान था। लेकिन आज पिछले 3 दिन से हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं कि कोई तो कह रहा है कि उसमें मलमूत्र है, कोई कह रहा है नहीं है। और उस वक्त की जल संसाधन मंत्री उमा जी कह रही हैं कि वाकई गंगा का तो बेड़ा गर्क कर दिया। और वहां के बड़े बड़े साधु संत भी यही कह रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि जो हाल नमामि योजना का हुआ वो इस यमुना का ना हो। इन्होंने सफाई की सोची है तो सफाई जरूर हो। और मैं आम आदमी पार्टी वाले प्रवक्ता को भी सुन रहा था और मैं उनको भी यही कहना चाहूंगा कि अब तलवार इनके हाथ में है तो इनका युद्ध देखें। आपका युद्ध था, उसके ऊपर चुनाव हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और जाहिर बात है कि आपको उस पर काम करके दिखाना होगा। कहने और सुनने की बातें तो बहुत हो जाती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कोई भी कह लेता है, कोई भी सुन लेता है। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वासुदेव घाट पहुंची हैं रेखा गुप्ता और उनके साथ पूरा का पूरा कैबिनेट मौजूद है। यहीं पर देखिए आरती में भी शामिल होंगी। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और जैसा कि कहा जा रहा है, अब जब 9वीं सीएम बन चुकी हैं, आज भी कैबिनेट की पहली बैठक भी होनी है। यमुना को लेकर एजेंडे पर किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से उसमें लेकर फैसले लिए जाते हैं। फिलहाल यमुना घाट पर जिस तरीके के अरेंजमेंट्स हैं, कहां से क्या होता है क्या नहीं होता, उसकी पूरी जानकारी देखिए अधिकारी भी इस वक्त दे रहे हैं और रेखा गुप्ता उसको पूरा समझ रहे हैं। उनके साथ पूरा कैबिनेट है। आरती जैसे ही होगी वहां पर वो शामिल होंगी। साथ में इन तस्वीरों को स्क्रीन पर भी रखेंगे। मीनवाइल राकेश शुक्ला जी आपके पास आती हूँ, फिर सेठी साहब आपके पास आऊंगी।
राकेश शुक्ला साहब, कहा यह जाता रहा आम आदमी पार्टी के रहते हुए कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, पॉलिटिकल विल पावर नहीं थी आम आदमी पार्टी में, इसीलिए कहते भी यमुना की सफाई ये नहीं कर पाए। लेकिन हम तो ये सब जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर औद्योगिक और घरेलू प्रदूषण है। हम ये सब जानते हैं कि अनाधिकृत बस्तियां आसपास बसी हुई हैं। हम ये सब जानते हैं कि कितने नालों का गंदा पानी यमुना के अंदर जाता है। और सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र मैंने शिवम से भी किया, ये मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ एक दिल्ली की वजह से या दिल्ली की सरकार से नहीं होगा, उसमें सबसे कोलैबोरेशन, सबके साथ एक साथ लेकर चलना। क्योंकि ये तो कहते थे कि केंद्र हमको काम नहीं करने देती, एलजी हमको काम नहीं करने देती, इसलिए हम नहीं कर पाते। अब ये दिक्कत तो है नहीं, मीन्स देयर आर नो एक्सक्यूजेस, आपको ये करना ही पड़ेगा। नहीं पूर्णिमा जी, अभी मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि यदि मेरा सहयोग की जरूरत होगी तो मैं जाके सहयोग करूंगा। 2014-15 में आपकी सरकार आई, 15 में, अब 15 से लेके 24 तक आप सत्ता में थे और केंद्र सरकार इसी यमुना की सफाई के लिए आपको फंड किया है, तब आप हाथ मिला के काम क्यों नहीं किए? 4 एसटीपी बनाने के लिए 1632 करोड़ रुपए दिया गया और आप यदि वो 4 एसटीपी बना देते तो यहाँ कम से कम 470 करोड़ लीटर पानी का ट्रीटमेंट होने लगता। दिल्ली में सिर्फ 370 करोड़ लीटर जो है वो सीवेज का पानी उत्पन्न हो रहा, और आप ये एसटीपी बना के 17 में फंडिंग की गई तो आप एसटीपी बना के 470 करोड़ लीटर पानी का ट्रीटमेंट करने लगते। तो आपके पास जब केंद्र सरकार आई कि मिल के हम काम करते हैं तो आप नहीं गए। दूसरा, आम आदमी पार्टी कहती कोरोना आ गया, तो कोरोना के कारण हमारे काम में दिक्कत आई। कोरोना मानव जीवन के लिए अभिशाप था लेकिन यमुना के लिए वरदान था। पूर्णिमा जी, आपने भी देखा होगा कोरोना काल में यमुना जी बिल्कुल साफ हो गई थी और 17 से 20 के बीच में यदि आप एसटीपी बनवा देते तो वो दूषित जल जाना बंद हो जाता। 21 करोड़ लीटर पानी दिल्ली में इंडस्ट्री का तैयार होता जो सीधे यमुना जी में जाता है। 260 करोड़ 280 करोड़ लीटर पानी सीधे यमुना जी में जाता है सीवेज का, वो नाला से भी गैबी तक क्यों नहीं हो जाएगा? तो ये कहते हैं हम काम नहीं कर पाए। अरे आपने काम ही शुरू नहीं किया। 39 एसटीपी पहले से चल रही थी, 20 खराब हो गई, 10 साल में मेंटेनेंस नहीं कराया आपने। 40 एसटीपी आपको बनवाना था राज्य सरकार के खर्चे पे, वो नहीं किया आपने। ओखला में देश का सबसे बड़ा एसटीपी बनना था, 15% की हिस्सेदारी राज्य सरकार को देनी थी, यानी 90 करोड़ रुपए आपने नहीं दिया, तो वो एसटीपी नहीं बनी। तो आपका वास्तव में इच्छा ही नहीं थी, शक्ति की बात मत करिए, आपकी इच्छा ही नहीं थी यमुना साफ करने की। अब बगल के 2 स्टेटों की मैं बात कर लूं, हरियाणा में पानीपत और सोनीपत में 6 एसटीपी, 4 पुरानी 2 नई, उनके मरम्मत का काम केंद्र सरकार के पैसे से हुआ और नई एसटीपी भी बन गई। मथुरा में हम चलते हैं, मथुरा में केंद्र सरकार में नितिन गडकरी जी ने आईओसीएल से कहा कि जो आप यमुना जी का पानी लेते हैं 2 करोड़ लीटर, वो 2 लाख लीटर, वो पानी आप सीधे मत लीजिए, आप यमुना के सीवेज का पानी लीजिए, ट्रीटमेंट करिए और अपने रिफाइनरी में दीजिए। और आईओसीएल आज उत्तर प्रदेश सरकार को 2 करोड़ रुपए दे रही, काहे का? सीवेज का पानी। पर सर, अगर आप नॉन कंप्लायंस की बात करेंगे यमुना की साफ सफाई के लिए, तो दिल्ली में ऐसे 6 पॉइंट्स हैं जहां पर नॉन कंप्लायंस है सर। 7 में कंप्लायंस रिपोर्ट प्रॉपर है, हरियाणा में 6 हैं जहां पर कंप्लायंस रिपोर्ट प्रॉपर है, 6 में नहीं है। मतलब कुल मिलाकर जहां पर चेक होना चाहिए ऐसे बहुत सारे नॉन कंप्लायंस पॉइंट्स हैं जहां पर उसकी साफ सफाई को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन सेठी साहब, अगर ये कहा जाता है कि हम साबरमती रिवर फ्रंट जैसा बना देंगे आने वाले 5 सालों में यमुना को, बड़ी खूबसूरत तस्वीर होगी वो तो, क्योंकि साबरमती रिवर फ्रंट और उसकी बदलती तस्वीर तो हम सबने देखी है। और अगर यमुना ऐसी हो जाती है तो दिल्ली वासियों की तो बल्ले बल्ले है, बड़ी अच्छी बात है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मैंडेट दिया और हाई कमांड ने पर्ची निकाल के रेखा गुप्ता जी को और उनके मंत्रिमंडल का चयन करा। आज उन्होंने शपथ ग्रहण करी। मैं इसकी भारतीय जनता पार्टी को, रेखा गुप्ता जी को और उनके मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ये अपेक्षा रखता हूँ, ये आस रखता हूँ दिल्ली का नागरिक होने के नाते कि जो वादे उन्होंने दिल्ली की जनता से करे हैं, चाहे यमुना की सफाई के ऊपर काफी चर्चा हो गई, पोल्यूशन का मुद्दा है, उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा मुद्दा है, जो कूड़े के पहाड़ इन्होंने बनाए थे एमसीडी के समय में, उनको खत्म करने का मुद्दा है, 500 रुपए का सिलेंडर देने का मुद्दा है, होली दिवाली में फ्री सिलेंडर देने का मुद्दा है, 2500 रुपए महिलाओं को देने का मुद्दा है। तो इन्होंने वादे बहुत बड़े करे थे और जिन वादों को, देखिए आप इस बात को समझिए, चाहे
मदन लाल खुराना हो, चाहे साहब सिंह वर्मा हो, चाहे सुषमा स्वराज हो, सबसे पहले दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया और चुना और इनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन इन्होंने क्या पाप करा, क्या दिल्ली की जनता के साथ ड्रॉ करा कि 27 साल तक इनको एंट्री नहीं मिली। 27 साल के बाद आज इनको एंट्री मिली है। और आप इस बात को समझिए, चाहे कांग्रेस में शीला दीक्षित जी की सरकार रही हो, उन्होंने भी 15 साल काम करा तो उनको बार 3 बार दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया। आम आदमी ने 5 साल काम करा तो उसको 5 साल का मैंडेट दिया। लेकिन आखिर के समय में एक, चाहे आप कोरोना की बात कर लीजिए, चाहे आम आदमी के जो बड़े बड़े नेता थे, अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सुरेंद्र जैन को ईडी, सीबीआई, आईटी ने उठा के जेल में डाल दिया। उसके साथ सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन कह लीजिए, एलजी और आम आदमी का कोऑर्डिनेशन कह लीजिए, इन बातों के रहते बहुत सारी बातें नहीं कर पाए। कहने का भाव ये है कि जो पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको डिलीवर करना पड़ेगा। आज की डेट के अंदर अगर आप देश की, दिल्ली की जनता या किसी और स्टेट की जनता हो, चाहे देश की जनता हो, अगर आप उनको मूर्ख नहीं बना सकते। आप अगर आज रेखा गुप्ता जी अपने मंत्रिमंडल के साथ आरती करने गए हैं जमुना मैया की, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन आरती करने से जमुना की सफाई नहीं होगी। ये आपको डिलीवर करना पड़ेगा। इसमें कितना समय लगेगा, चाहे आपको हरियाणा से कोऑर्डिनेट करना पड़े, चाहे आपको यूपी से कोऑर्डिनेट करना पड़े, चाहे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं दिल्ली का नागरिक होने के नाते ये अपेक्षा रखता हूँ कि दिल्ली की जो जमुना की सफाई है, जो पोल्यूशन का मुद्दा है, जो और मुद्दे हैं, चाहे कूड़े के पहाड़ के हों, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के हों, मतलब, और आपके कहने का एक और जो मतलब है, उस सवाल के साथ में शिवम के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा तस्वीरें इस वक्त दिखा दूं। देखिए, मंत्रोच्चारण हो रहा है और यमुना घाट पर इस वक्त सीएम रेखा गुप्ता आपको नजर आ रही हैं, प्रवेश वर्मा आपको साथ में नजर आ रहा है, बाकी की कैबिनेट भी इस वक्त मौजूद है। मंत्रोच्चारण हो रहा है, थोड़ी देर में आरती होगी जिसमें सम्मिलित होने के लिए इस वक्त ये सभी यहाँ पर मौजूद है। वासुदेव घाट से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे मंजिंदर सिंह सिरसा भी आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन शिवम, जो अभी कहा सेठी साहब ने, उससे मुझे ये भी समझ में आता है कि कूड़े का पहाड़ भले ही कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन एक्सक्यूजेस का पहाड़ उस कूड़े के पहाड़ से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो फिर धराशायी हो जाएगा, जमीन पर आकर गिर जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। उससे भी बड़ी बात, आप लोग चुनाव से पहले कहते थे डबल इंजन की सरकार होगी काम होगा, डबल इंजन की सरकार होगी काम होगा। मैं कहती हूं यहां तो आपको बोनस में मिला है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, एमसीडी भी आपके पास है। शिवम, आपकी आवाज बीच में बिल्कुल एकदम नहीं, मैं बस यही कहना चाह रही थी कि यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है आपकी, आप लोग डबल इंजन की बात करते थे, एमसीडी भी आपके पास ही है अब तो। अरे यार, नहीं, एमसीडी हमारे पास कहाँ है? कैसे? नहीं, मैं आपसे देखिए एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो देखिए, हाँ देखिए, मैं एक चीज आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही बीच में। एनीवे, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, विल की जरूरत बहुत है। विल की ही जरूरत थी हमेशा से। जहां तक यमुना को सफाई करने का विषय है, मैं मानता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट सरकार यहाँ पर रही हो, अगर उसके लिए प्रयास करती और प्रयास किए जाते तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं चीजों में जरूर फर्क आता और स्थितियां ज्यादा बेहतर होती। मैं मानता हूं कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, इश्यूज हैं, लेकिन अगर आप इसमें कहीं ना कहीं जो है पूरे तरीके से परस्पर आपस में अंडरस्टैंडिंग रखकर चलते तो चीजें बेहतर हो सकती थी। जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अभी पिछले दिनों एक अपने बयान में कहा कि जब अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर यमुना सफाई को लेकर चर्चा हुई तो लगातार उस पर बात तो हुई और वो खुद भी इस बात को लेकर खुश थे कि चलिए आप एटलीस्ट इसकी सफाई करवा देंगे, लेकिन वो अंततः हुई नहीं। एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, एक तो आपको याद होगा कि ये हमारे जो कांग्रेस वाले हैं ना, आजकल ये हार जीत से ऊपर उठ गए, ये एक नई निर्वाणा की दुनिया में चले गए हैं, ये नई दुनिया में है। ये कहते हैं वो देखिए चुनाव जीतते ही जो है ड्रामेबाजी शुरू कर दी। अरे भाई, इसको चुनाव जीतना कहते हैं जो आप भूल गए हो, जो आपको आता नहीं है। मतलब इनको ना इनको हार से फर्क है, ना इनको जीत से फर्क है, इनको जीरो आ जाए फर्क। वो इंसान चला जाता ना वानप्रस्थ वाले जमाने में, ये वानप्रस्थ में चले गए हैं, कह रहे ड्रामा शुरू कर दिया। भाई, इसको चुनाव जीतना लड़ना कहते हैं।
कार्यकर्ता की खुशी कहते हैं, जो आपके समझ से अब बाहर चली गई है। अब आपको ये सब चीजें दिखाई देती ही नहीं। और दूसरी एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, बेहतर होता कि थोड़ा बहुत जनता के बीच में आप भी इस तरीके से चले जाते, बता देते, अपने दो स्टैंड क्लियर कर देते, तो हो सकता है कि एक आधी सीट तो आई जाती। इतनी मेहनत थोड़ी ग्राउंड पर कर लिया करो। जिस चीज को आप ड्रामेबाजी कह रहे हो, तो हो सकता है जनता भी आपको भी थोड़ा एक बार कहीं देखती। खैर, मैं पॉइंट पर आता हूं। विषय बहुत साफ है। यहां पर जो है लगातार दो अलग अलग अंडरस्टैंडिंग का मामला है। अगर आप देखेंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से क्लैरिटी थी, उन्हें यमुना साफ नहीं करनी थी। वरना लगातार जिस तरीके से सवाल जवाब हुए, आप मुझे बताइए कि क्या उसको लेकर उन्होंने काम किया। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने कहा, और इस गंगा को लेकर उन्होंने कहा। अभी पिछले दिनों प्रयागराज गई थी प्रियंका गांधी, स्टीमर में लेकर घूमी है वो पूरा वहां से। और उसके बाद फिर अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो और भी तमाम जगहों पर वो स्टीमर से गई, दौसा वाले पूरे क्षेत्र में। तो विषय बहुत साफ है कि हाँ, हम लगातार उस पर काम करते हैं। इस चीज को जरूर आप कह सकते हैं कि पूर्णतः साफ हुई नहीं हुई, उस बात पर जरूर बहस हो सकती है, उस पर जरूर विषय उठ सकता है और उस चीज की तमाम बातों पर आप लेकर आगे जा सकते हैं। लेकिन यहां पर यमुना को लेकर तो कोई भी एक कार्य जिस तरीके से होना चाहिए वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन जब मैंने एमसीडी का जिक्र किया शिवम, तो 15 साल आपके पास एमसीडी और जो इस वक्त चेहरा बनाया गया है दिल्ली का, वो मेयर रही हैं। मैं उसी अनुभव की बात कर रही हूं। और यही आम आदमी पार्टी बात करती है लैक ऑफ कोऑपरेशन की। अब जब उस वक्त आपके पास 15 साल तक एमसीडी रही और दिल्ली में कोई कूड़े के ढेर अभी के तो है नहीं, या यमुना में प्रदूषण कोई अभी का तो है नहीं, ये तो एक लंबे समय का है। और जो चेहरा आज दिल्ली की मुख्यमंत्री है, वो उस वक्त मेयर हुआ करती थी। कुछ समय के लिए जो है शीला जी जब रही केंद्र में, हमारी सरकार रही, उसके बाद शीला जी लंबे समय तक रही, सरकार बदली भी। लेकिन आपने देखा होगा कोऑपरेशन का विषय खास तौर पर सबसे ज्यादा अगर कहीं उठा तो वो अरविंद केजरीवाल के समय में उठा। ना करने वाली स्थिति। अभी मैं आपको उमर अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट कोट करता हूं। उन्होंने कहा, जबकि वहां पर यूटी है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार की तरफ से कोऑपरेशन मिला है, चीजें मिली है, कहीं ना कहीं स्थिति जम्मू एंड कश्मीर की बेहतर हुई है। अरविंद केजरीवाल इकलौते एक ऐसे आदमी है कि वो जितने दिन दिल्ली में रहे, उन्होंने कॉर्पोरेशन का रोना रोया। वरना उससे पहले शीला जी रही और तमाम मुख्यमंत्री आए, ऐसा कोई स्थिति नहीं रही। और मैं कह सकता हूं कि हाँ, इस विषय में चीजें बेहतर रही। लेकिन यहां पर कोऑपरेशन को लेकर अगर कोई बात है तो अब कोई ऐसा विषय नहीं है। हम तो कहते हैं कि सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। और हमने जब प्रोमिसेस किए, हमने उस चीज को लेकर कभी नहीं कहा कि नहीं, हमें ये काम नहीं करने देंगे, आने वाले समय में दिक्कतें आएंगी, या फिर अभी जो है खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो जो है चीजें भिन्न है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो कहते हैं कि अगर आपकी चाह हो, इच्छा हो, तो काम क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, काम होगा। और हम तो कह रहे हैं, हमारा बिल्कुल एक तरीके से पेट प्रोजेक्ट आप समझिए कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय में जीत के बाद आए तो उन्होंने यमुना के उद्घोष से जो है अपना भाषण शुरू किया। और उससे पहले तो उन्होंने पहले भी कहा कि हमारी कमिटमेंट है इस चीज को, हम करके देंगे दिल्ली की जनता को, और दिल्ली की जनता देखेगी इस बात को कि ये संभव था। लेकिन उसके लिए अगर कुछ कमी, मैं मानता हूं कि अगर आप एक तरीके से देखें और इसको आगे लेकर चले और चाहते तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ होता। लेकिन सत्य ये है कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं चाहती थी। यमुना को साफ करना कभी उनकी प्रायोरिटी नहीं था। हमारी है, अंतर आपको दिखाई दे जाए। ठीक है, तो क्या देवमोहन सिंह कोई स्ट्रैटेजी में, तरीके में, रिएक्शंस के तरीके में, अब तो आप विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, क्या किसी बदलाव की उम्मीद आपसे की जा सकती है जहां पर दिल्ली की बेहतरी के लिए आगे काम हो? क्योंकि भाई अब क्या करेंगे, तब भी एक्सक्यूजेस या हो हल्ले से तो काम नहीं चलेगा ना फिर। नहीं, किस चीज का एक्सक्यूज है? हम तो कह रहे हैं भाई, पहले दिन से कह रहे हैं। कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, मैंने भी आपके चैनल पे अभी कहा था, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि दिल्ली की जनता के हक के लिए, उनकी भलाई के लिए कोई काम करते हैं। दिक्कत क्या है ना कि जब आप कहते हैं कि मैंने तो पहले भी कहा था, कल भी आतिशी जी ने कहा था, मैं आज फिर आपको दोहरा देता हूं, तो कहने के लिए तो आम आदमी पार्टी और उनके नेता बहुत कुछ कह चुके हैं ना डे वन से। वो सब कुछ हो गया क्या? तो फिर एक ट्रस्ट फैक्टर होता है ना कि भाई आप कह रहे हैं या फिर से वही हो हल्ला देखने को मिलेगा। नहीं, बिल्कुल हो गया। हमने बोला था स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, हम ये सब करेंगे। नहीं, पर जनता नहीं कन्विंस हुई ना आपकी इस बात से कि आपने ये सब कुछ कर दिया। हाँ, नहीं, जनता ने कन्विंस क्यों किया? 43% जनता ने वोट किया है भाई। हमारी जिम्मेदारी अलग हो सकती है, हम 2% वोट कम जरूर रह गए, लेकिन आप ऐसे कैसे उन्होंने दूसरी जिम्मेदारी उठा। आपका सबसे प्रमुख चेहरा अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए,
मनीष सिसोदिया हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए। आप सुनिए, आप वोट परसेंटेज देखिए, अच्छी बात है, मैं उस वोट परसेंटेज को नहीं नकार रही हूं। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है, मैं तो अभी यमुना घाट वहां की तस्वीरें दिखा रही हूं ना, उसी के आसपास के बहुत सारे इलाकों की सीटें याद कर लीजिए कि 2020 में आपके पास कितनी थी और 2025 में आपको कितनी मिली। कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैंने वही बताया ना कि आपने सवाल पूछा कि आगे कॉर्पोरेशन की दिक्कत क्या आएगी। हमारे पास तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, दिल्ली में भी भाजपा है, सेंट्रल में भी भाजपा है। आप अपना कोऑर्डिनेशन, हम एक मजबूत विपक्ष बनेंगे। देखिए 10 साल पहले दिल्ली की जनता ने हमें सत्ता में बिठाया, हमने जो वादे किए थे हमने 90% वादे पूरे किए। हम यमुना नदी 2 वादे हम पूरे नहीं कर पाए, ठीक है हम नहीं कर पाए, हमने बताया कि ये कमियां आई जिसकी वजह से हम ये नहीं काम कर पाए। तो हमने देश में राजनीति का विमर्श चेंज कर दिया 10 सालों में। हमने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे बात करने लगे लोग, ये अच्छी चीज है। पहली बार हम विपक्ष में आए हैं, हम देश को बताएंगे कि किस तरीके से मजबूत विपक्ष होना चाहिए, क्या संविधान में क्या सोच के मजबूत विपक्ष को सबसे बेहतर चीज बताया गया। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, हम अपना काम करने की कोशिश करेंगे और ये काम करें। हम इनको सिर्फ काम याद दिलाएंगे। 15 वादे जो इन्होंने किए हैं, 22 विधायक हमारे सदन में इनको याद दिलाएंगे, हमारी पार्टी सड़कों पे याद दिलाएगी, जो जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा हम इनको याद दिलाएंगे। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। हम इनसे अब भी कह रहे हैं कि आपने कैबिनेट बना ली है, मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है, अब बिल्कुल जनता की सेवा करिए। आज पहली कैबिनेट मीटिंग भी है, आप अपने वादों को पूरा करने की दिशा में काम करिए, दिल्ली की जनता की सेवा करिए। कैबिनेट की मीटिंग में पहले तो सबसे पहले तो क्या रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित होने की पूरी उम्मीद है। वैसे नरेश कुमार साहब आपके पास आती हूँ, क्योंकि ये वो भी कह रहे हैं कि एक एक पैसा जो जनता का गया वो हम वापस लेकर आएंगे। तो ये तो खैर चलिए, मैं शिवम से पूछूंगी कि मेन एजेंडा उनका आज कैबिनेट का क्या रहने वाला है, लेकिन नरेश कुमार जी आपका काउंटर ले लेती हूँ मीनवाइल। जी, मेरा एक बात कहना है कि मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता को, कुछ मैंने ज्यादा दुखते पे हाथ रख दिया, जो इतना तिल मिला गए। अरे 27 साल के बाद आए हो, इतनी हवा में मैं इतरा के चलूं ये अदा भी तूने दी, और मैं जब इतरा के चला तो ये सजा भी तूने दी। जो सेठी जी ने बताया था अभी आपको कि 3 मुख्यमंत्री बनाए 93 से 98 तक, ऐसा क्या पाप किया जो 27 साल लग गए। अरे हमने तो 15 साल दिल्ली की सेवा की है, आप तो 27 साल के बाद आ रहे हो। इसलिए चलो कोई बात नहीं, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि आपको पूरा मौका मिला है। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप यमुना की भी सफाई करें। और हाँ शिवम भाई, मुझे बड़ी खुशी होती है अगर रेखा गुप्ता की ट्वीट के ऊपर भी आप कहते हैं कि हमने उसकी सफाई कर दी है या अभी उसके ट्वीट बचे हुए हैं। पर चलो कोई बात नहीं है, व्यक्तिगत बात है, छोड़ दें। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको वैसे शिवम, नरेश जी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ये व्यक्तिगत बात है। जी 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 जी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको मौका मिला है, आप सेवा करें। 3 करोड़ 24 लाख लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो एक निकम्मी नकारी सरकार थी उससे पिंड छूटा और आपकी एक सरकार आई है। हम विपक्षी पार्टी होने के नाते सदन में बेशक ना हो, पर दिल्ली के लोगों के दिलों में आज भी हमारे काम की छाप है। हम ये ठीक बात है कि पार्टली हम कन्विंस कर पाए दिल्ली की जनता को कि ये जो सरकार बैठी है राज्य में, ये निकम्मी और नकारी सरकार है। पर हम ये बात नहीं कर पाए अपनी बात। ठीक है सर, इधर शंखनाद हो रहा है और आरती क्योंकि किसी भी समय शुरू हो जाएगी। जल्दी से मैं शिवम से इसका जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि शिवम इधर शंखनाद और इधर दिल्ली में आपकी सरकार का शंखनाद, और ये जो खैर निजी वाली टिप्पणी रही वो तो ठीक है, और उसके बाद मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता ने बहुत चीजें बदली हैं और एक छवि को बेहतर करने की कोशिश भी की गई है। लेकिन नाराजगी जायज भी है, बेचारे अब किससे करें, 0 सीटें आ गई। और मेरी थोड़ी उम्र कम है तो चलिए इनको इतनी लिवरेज दे देता हूँ, कह के अगर इनके दिल का थोड़ा दर्द कम होता है तो 4 बातें और कह ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। नाराजगी जायज है, बेचारे 15 साल एक जमाने में रहे, अब हालत इतनी हो गई है कि मतलब 1 सीट नहीं आती, स्थिति खराब है। और टीवी पर बोलने के अलावा इनके पास जगह बची भी कहाँ।
लोग है नहीं, भीड़ है नहीं, जनता है नहीं, वोटर है नहीं, कैडर है नहीं, नेता है नहीं। अब तो जाहिर है आप इनको बुला लेते हैं, मौका दे देते हैं, तो मुझ जैसा भाजपा का प्रवक्ता भी इनकी थोड़ी बात सम्मान में नहीं सुनेगा तो फिर सुनेगा कौन। खैर, मैं पॉइंट पर आना चाहता हूं। देखिए, दिल्ली की जहां तक बात है, हाँ बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, 27 साल बाद हमें मौका मिला है, लेकिन मेहनत करके जनता के बीच में जाकर वो उस मौके को कमाया है हमने। और दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि स्थितियां चाहे कैसी भी हो, ना ही तो ये सरकार का अंत और शुरुआत शीला जी जैसे होने वाली है, और ना ही आम आदमी पार्टी की तरह। हमने जिन वादों को किया है उनको लेकर जनता के बीच में उनकी पूर्ति करके जब 5 साल बाद हम इसी जनता के बीच में ट्रैक रिकॉर्ड लेकर जाएंगे तो आप भी देखेंगे। और साल दर साल दिल्ली एक ऐसी जगह है, ये बहुत ज्यादा छुप नहीं सकती। मतलब कहने का ये है कि कोई भी यहाँ पर काम करे या ना करे, वो दोनों दिखते हैं, क्योंकि पूरे देश का मीडिया यहाँ पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर है, सभी यहाँ पर है, देश की राजधानी है, तो वो काम तो आपको अपने आप ही होते हुए नजर आ जाएगा। और इंसान की विल उनके एक्शन से पहले ही समझ में आ जाती है। ये लोग जो यमुना की तरफ को जो है आंख बंद करके चले जाते हो, आज उनको ये आरती बहुत ज्यादा अच्छी लग नहीं रही होगी, और वैसे भी आरती तो कांग्रेस वालों को खैर पहले से ही अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमारे जो कर्म है वो बता देते हैं कि आने वाले समय में काम कैसा होने वाला है। आप भी देखिएगा। मैं कहता हूँ पहला दिन है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो ये कहता हूँ कि बेकार में अब कांग्रेस की विंडो का कोई मोल रह नहीं गया। अगर कांग्रेस में कोई भी ना बचे, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है शिवम, कैसी बातें करते हैं। लोकसभा में 99 सीटें लेकर आए हैं, इनकी विंडो बिल्कुल बनती है। और प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं मजबूत विपक्ष होना चाहिए, तो मैं मानती हूँ कि आप भी ऐसा मानते होंगे। देखिए, मैं दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहा था, वो भी मैं दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा था, वो भी दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में ही बात कर रहे थे। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है ना कि प्रधानमंत्री जी जहां भी वोट मांगने जाए वो कहे कि अच्छा ठीक है 5 मुझे दे देना, 1 राहुल जी को भी दे देना। ऐसा तो नहीं हो सकता। इतनी तो इनको कम से कम मांगनी ही पड़ेगी अपने लिए। राज्य दर राज्य जिस तरीके से खाली हुए जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले समय में अगली बार लोकसभा में फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां थे। और वैसे भी अपने जीवन का तीसरा सबसे बुरा प्रदर्शन किया है राहुल जी ने 2024 में इस बार। ठीक है नरेश जी, जल्दी से जोड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद राकेश शुक्ला जी और सेठी साहब आपके पास आते हैं। देखिए, सीएम जी को तो शायद ये नहीं पता कि बिरला मंदिर जो दिल्ली में है उसकी आधारशिला किसने रखी थी। इनकी जानकारी मैं दे देता हूँ। महात्मा गांधी जी ने उनकी आधारशिला रखी थी, और महात्मा गांधी जी के ऊपर जब गोली उस व्यक्ति ने चलाई थी जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आपके विचारधारा से संबंधित थे, तो हे राम कह रहे थे। हमें राम के बारे में मत बताइए, ठीक है। हाँ, ये ठीक है, हम लोग ढोंग नहीं करते आप लोगों की तरह, और आपका ढोंग बना रहे, आपको मुबारक हो। हम आपसे ये चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों की आप सेवा करें और यमुना की सफाई हो, उसमें नौटंकी ना हो, यही मैं कहना चाहूँगा। राकेश शुक्ला साहब, नौटंकी ना हो और सिर्फ शब्द ना हो जो बाद में खोखले साबित हो। टॉप 3 एजेंडाज, आज कैबिनेट की बैठक होगी सर, टॉप 3 एजेंडाज आपको क्या लगते हैं इस नवनिर्वाचित दिल्ली सरकार के फैसलों में रिफ्लेक्ट होंगे? टॉप 3 एजेंडाज। देखिए, 2 एजेंडा तो स्पष्ट कर दिया गया है पार्टी की तरफ से। पहला एजेंडा तो विजेंद्र गुप्ता जी ने बता दिया, कैग की रिपोर्ट होगी और वो आएगी, क्योंकि कैग की रिपोर्ट 2014 से प्रस्तुत नहीं हुई है, और 14 कैग की रिपोर्ट में से वो ड्रीम प्रोजेक्ट वाली रिपोर्टें भी है जिसको महिमा मंडित किया गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। मोहल्ला क्लिनिक, एजुकेशन, शीश महल, ये सारा कुछ है उसमें, और शराब घोटाला। इसलिए कैग रिपोर्ट पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता तो हम अभी सामने देख रहे हैं यमुना जी वाली। ये 2 ऐसी प्राथमिकताएं हैं जिसमें एक में कटघरे में खड़ा किया जाएगा पिछली सरकार को, और एक में अपने कद को बढ़ाया जाएगा। तो ये 2 ऐसे एजेंडे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पैरेलल चलेंगे, एक सरकार को पीछे पछाड़ने के लिए और अपनी सरकार के एजेंडे को स्पष्ट करने के लिए। पूर्णिमा जी। सेठी साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो बड़ी उम्मीद से हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, और वो रिजल्ट्स देगी। लेकिन मुझे लगता है वो बहुत जल्दबाजी में है, लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम अभी तो आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, वो मशीन तो पहले भी 1-2 दिन पहले से चल रही थी यमुना जी के अंदर, लेकिन ये उनके लिए बड़ी चुनौती है। मैं ये कहूँगा कि इनके लिए बड़ी चुनौती है। उसके बाद पोल्यूशन की चुनौती है, कूड़े के पहाड़ की चुनौती है, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन है दिल्ली में नहीं पूरे देश के अंदर बहुत उसकी हालत ख़राब है। हमारे देश को पुलिस रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, हमारे देश को लॉ रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, हमारे देश में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, और बहुत सारे
सिस्टम और मैकेनिज्म को बदलने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे करप्शन इतनी ज्यादा है पूरे देश के अंदर। मैं पूरे देश की बात करता हूँ, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी है। दिल्ली में भी उनका राज है और सेंटर में भी उनका राज है, और वो करप्शन के ऊपर भी एक काम करें, एक नया सिस्टम और मैकेनिज्म डेवलप करें जिससे कि लोगों को राहत मिले, लोग मजबूरी में रिश्वत ना दें। ये एक बड़ी बात है। और लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं की सुरक्षा का मामला बहुत गंभीर है। इन सारी चीजों के ऊपर बड़ी संजीदगी के साथ काम करने की आवश्यकता है, और उसके अंदर चाहे कोई पक्ष की पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी हो, सबको कोऑर्डिनेट करने की आवश्यकता है। क्योंकि सबसे पहले कंट्री कम्स फर्स्ट। जब देश का कभी कोई भला होता है तो उसके अंदर राजनीति से ऊपर उठकर हर व्यक्ति को उसके अंदर अपना अपना योगदान देना चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही आपने। और इसमें कोऑर्डिनेशन की जो आपने बात कही, शुक्ला जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, अभी सेठी साहब ने जो बात किया तो मैं इनकी जानकारी में दे दूं कि दिल्ली में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसमें सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने 65,000 करोड़ का काम शुरू किया, 33,000 करोड़ का काम पूरा हो गया। 5 एक्सप्रेसवे दिल्ली में है, 3 कंप्लीट हो चुके हैं। जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बना है उसमें दिल्ली के अंदर से 70,000 वाहन निकलते थे वो ईस्टर्न पेरिफेरल से जाने लगे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे बनने के कारण और आपका URE जो नया रिंग रोड बना है उससे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड से आने वाले वाहन, यूपी से आने वाले वाहन सीधे बाहर एयरपोर्ट चले जाएंगे और हरियाणा, गुजरात के लिए उधर निकल जाएंगे। तो इसलिए पहले आप तथ्यात्मक देखिए कि वायु प्रदूषण को लेके बहुत अच्छा काम हो रहा है दिल्ली में।